हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक्स होगा ये नर जननतंत्र। ये हम बीपीएससी टैली 4.0 की क्लास में आज हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें नर जननतंत्र ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इससे पहले हमने जीव विज्ञान के हस्तलिखित नोट्स के कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें। तो हम यहाँ पर जानेंगे नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के मुख्य भाग क्या क्या हैं, अर्थात नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि वृषण हुआ, अधिवृषण, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और शिशन जो होता है, ये इसके प्रमुख भाग हैं। तो इन प्रमुख भागों के बारे में हम एक एक के बारे में अधिक विस्तृत से जानते हैं कि क्या है। तो वृषण, ये हमारी पहली हेडिंग है। तो ये क्या है? यह एक नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है। यह नर जनन तंत्र का एक प्राथमिक जनन अंग है और प्रत्येक नर में वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है। यह शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। जहाँ पर ये स्थित होता है उसे हम वृषण कोश कहा जाता है, और ये शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है और जिसे वृषण कोश कहते हैं। ये शरीर के बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आंतरिक तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण में उपस्थित सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का श्रावण तथा पोषण होता है। वृषण में उपस्थित सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का श्रावण तथा पोषण होता है। वृषण के द्वारा नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण किया जाता है। वृषण के द्वारा नर लिंग हार्मोन, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है कि नर लिंग हार्मोन कौन से होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है जिसका श्रावण किया जाता है। वृषण की लीडिंग को कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है। अधिवृषण क्या है? यह वृषण से निकलने वाली एक पतली बारीक नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित आकार या अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ये शुक्राणुओं के संग्रहण के लिए अस्थायी संग्रहण का कार्य करता है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्राणुओं का पोषण किया जाता है। तो अर्धवृषण क्या है? अर्धवृषण यह भीषण से निकलने वाली एक पतली बारीक नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित आकार अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। ये शुक्राणुओं के संग्रहण के लिए अस्थायी संग्रहण का कार्य करता है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्राणुओं का पोषण किया जाता है। शुक्र वाहिका क्या है? ये नलीनुमा संरचना होती है। शुक्र वाहिका ये नलीनुमा संरचना होती है जो शुक्राणुओं को अधिग्रहण से शुक्राशय तक ले कर आती हैं। शुक्राशय क्या है? यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। शुक्राशय ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। इसकी दीवारों से एक चिपचिपा द्रव का श्रावण होता है जो शुक्राणुओं का पोषण करता है। नर जनन तंत्र का यह भाग शुक्राणुओं के संग्रहण के लिए अस्थायी संग्रहण का कार्य करता है। तो शुक्राशय क्या है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं और इसके दीवारों से एक चिपचिपा द्रव का श्रावण होता है जो शुक्राणुओं का पोषण करता है। ये नर जनन तंत्र का वह भाग है जो शुक्राणुओं के सादृश्य के लिए अस्थायी संग्रहण का कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि यह एक क्षारीय द्रव का श्रावण करती है
जो मूत्र मार्ग में उपस्थित मूत्र की अम्लता को उदासीन बनाता है। साथ ही साथ यह वीर को एक विशेष प्रकार की गंध प्रदान करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि समझ में आया होगा कि यह एक क्षारीय द्रव्य होता है। क्या है? क्षारीय द्रव का श्रावण करता है, जो मूत्र मार्ग में उपस्थित मूत्र की अम्लता को उदासीन बनाता है। साथ ही साथ यह वीर को एक विशेष प्रकार का गंध प्रदान करता। काउपर ग्रंथि, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे स्थित है और यह एक विशेष प्रकार के द्रव का श्रावण करती है, जो मूत्र को गाढ़ा बनाता है। मूत्र मार्ग, यह एक पेशीय वाहिका होती है जो मूत्र तथा वीर के निष्कासन मार्ग के रूप में कार्य करता है। मूत्र मार्ग पेशीय वाहिका होती है मूत्र मार्ग, जो मूत्र तथा वीर के निष्कासन मार्ग के रूप में कार्य करता है। शिशन, नर जनन तंत्र का वो भाग लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा मूत्र एवं वीर के निष्कासन में सहायक होता है। शिशन क्या है? नर जनन तंत्र का वह भाग जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा मूत्र एवं वीर के निष्कर्षण में भी सहायक होता है, वो शिशन कहलाता है। क्या है? नर जनन तंत्र का वह भाग जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेगा तथा मूत्र एवं वीर के निष्कर्षण में भी सहायक होता है। वीर क्या है? एक स्खलन में वीर की मात्रा 2.5 या 3.5 ml होती है। इसमें शुक्राणुओं की संरचना 20 से 40 करोड़ होता है। निषेचन में केवल शुक्राणु भाग लेते हैं। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग। मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है अंडाशय, डिंब वाहिनी नलिका, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा और योनि। यह 5 भाग होते हैं मादा जनन तंत्र के। तो इन 5 तंत्र के बारे में हम एक अच्छे से पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अंडाशय क्या है? यह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है। अंडाशय ये मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है और प्रत्येक मादा में इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। अर्थात अंडाशय की संख्या जो होती है 1 जोड़ी होती है। अंडाशय के द्वारा अंडाणुओं तथा मादा लिंग हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का निस्रावन होता है। तो मादा लिंग हार्मोन कौन से होते हैं? तो ये एस्ट्रोजन होता है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नर जनन हार्मोन कौन से होते हैं। नर जनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर क्या था? टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मादा लिंग हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। डिंब वाहिनी नलिका या अंड वाहिनी। प्रत्येक अंडाशय से एक नलिका प्रारंभ होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे हम डिंब वाहिनी नलिका कहा जाता है। डिंब वाहिनी नलिका क्या है? प्रत्येक अंडाशय से एक नलिका प्रारंभ होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है, उसे हम डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं। डिंब वाहिनी नलिका के अग्र सिरे पर कीप नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम डिंब वाहिनी नलिका की कीप कहा जाता। यह अंडाणुओं के संग्रहण में सहायक होता है। तो डिंब वाहिनी नलिका के अग्र सिरे पर एक कीप नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं। डिंब वाहिनी नलिका के कीप कहा जाता है। ये अंडाणुओं के संग्रहण में सहायक होता है। निषेचन की प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में डिंब वाहिनी नलिका के अंदर होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ये मादा जनन तंत्र में डिंब वाहिनी नलिका के अंदर होती है।
गर्भाशय। गर्भाशय नाशपाती के आकार की संरचना है। इसके निचले सक्रिय भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, जो योनि से जुड़ा रहता है। भ्रूण बनने से लेकर संपूर्ण शिशु के विकास की प्रक्रिया गर्भाशय में संपन्न होती है। तो गर्भाशय क्या है? गर्भाशय नाशपाती के आकार की एक संरचना होता है, जिसके निचले सक्रिय भाग को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जो योनि से जुड़ा रहता है। भ्रूण बनने से लेकर के संपूर्ण शिशु के विकास की प्रक्रिया गर्भाशय में ही संपन्न होती है। योनि मादा जनन तंत्र का वह भाग जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। साथ ही साथ यह भाग शिशु के जन्म के लिए मार्ग का कार्य करता है। तो योनि मादा जनन तंत्र का वह भाग होता है जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है तथा शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। साथ ही साथ यह भाग शिशु के जन्म के लिए मार्ग का कार्य करता है। यौन प्रारंभ 10 से 12 वर्ष प्रारंभ। यौन प्रारंभ क्या है? यह यौन प्रारंभ 10 से 12 वर्ष मादा में प्रारंभ हो जाता है। लिंग हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन होता है, वही स्त्री में लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हो जाता है। कब? 13 से 15 ईयर में ये मेल में प्रारंभ होता है। यौन प्रारंभ होता है 10 से 12 वर्ष में मादा में, वही 13 से 15 वर्ष की उम्र में ये मेल में पुरुष में प्रारंभ हो जाता है। ऋतुस्राव या मासिक धर्म क्या है? ऋतुस्राव या मासिक धर्म गर्भाशय की मांसपेशियां तथा आंतरिक दीवारों का टूट करके योनि के रास्ते रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव कहलाता है। महिलाओं में मासिक धर्म की प्रक्रिया प्रत्येक 28वें दिन पर दोहराई जाती है। परिणाम स्वरूप इसे मासिक चक्र कहा जाता है। रजोदर्शन क्या? मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव की पहली बार उत्पन्न होने की प्रक्रिया को रजोदर्शन कहते हैं। और रजोदर्शन के बाद रजोनिवृत्ति मासिक धर्म अथवा ऋतुस्राव की पूर्ण रूप से बंद हो जाने की प्रक्रिया रजोनिवृत्ति कहलाती है। ये घटना 45 से 50 या 45 से 60 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न होती है। अंडोत्सर्ग ऋतुस्राव के प्रत्येक 14वें दिन पर अंडाशय से अंडाणुओं के श्रावण की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ऋतुस्राव के प्रत्येक 14वें दिन पर प्रत्येक 14 दिन पर अंडाशय से अंडाणुओं के श्रावण की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। यदि ऋतुस्राव या मासिक चक्र के 16 से 18वें दिन में लैंगिक प्रक्रिया संपन्न होती है तो महिला के गर्भवती होने की संभावना अधिक हो जाती है। अर्थात यदि ऋतुस्राव या मासिक चक्र के 16वें व 18वें दिन में लैंगिक प्रक्रिया संपन्न होती है तो महिला के गर्भवती होने की संभावना अधिक होती है। अप्रा यह एक नलीनुमा संरचना होती है जिसकी सहायता से माता तथा शिशु के बीच पोषक पदार्थों तथा व्यर्थ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रजनन की क्रियाविधि मानव प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? तो इसमें 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहला है युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। तो प्रजनन की क्रियाविधि तो मानव प्रजनन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है युग्मक जनन, फिर निषेचन, फिर है भ्रूणीय विकास। युग्मक जनन क्या है? वृषण तथा अंडाशय से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। वृषण तथा अंडाशय से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का जो निर्माण होगा उसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं या नर युग्मक। वही अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण अंडाणु जनन या मादा युग्मक कहलाता है।
युग्मकों का निर्माण केवल अंडाशय तथा वृषण के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। युग्मकों का जो निर्माण है अंडाशय तथा वृषण के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। निषेचन दूसरा का है, कौन सी कार्यविधि? दूसरा है निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है तथा यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। मानव में निषेचन महिला शरीर के अंदर डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है। तो निषेचन कैसे क्या है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है तथा यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और मानव में निषेचन महिला के शरीर के अंदर डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है। भ्रूणीय विकास निषेचन के पश्चात बना युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया भ्रूणीय विकास कहलाती है। तो भ्रूणीय विकास क्या है? निषेचन के पश्चात जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण में परिवर्तित हो जाता या भ्रूण में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता, यह प्रक्रिया भ्रूणीय विकास कहलाती है। भ्रूण क्या है? निषेचन के पश्चात लगभग 10 सप्ताह के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहा जाता है। मतलब निषेचन के पश्चात लगभग 10 सप्ताह के विकसित युग्मनज को भ्रूण कहा जाता है। इसका विकास भ्रूणीय विकास कहलाता है। भ्रूणीय स्तर, इसके 3 स्तर होते हैं। एक होता है एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो भ्रूणीय स्तर के 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 स्तर होते हैं भ्रूणीय स्तर के। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन अंग, पाचन अंग तथा तंत्र का अंग बनते हैं। तो भ्रूण में 7वें से 8वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन अंग, पाचन अंग तथा तंत्र का अंग बनती है। तीसरे माह भ्रूण में कंकाल तंत्र का निर्माण हो जाता है। तीसरे माह जो है भ्रूण में कंकाल तंत्र का निर्माण हो जाता है। चौथे माह शरीर तथा सिर पर बाल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। चौथे माह पर जैसे चौथे माह शरीर तथा सिर पर बाल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। 5वें माह में रक्त तथा अस्थिमज्जा का निर्माण होता है। 5वें माह में रक्त तथा अस्थिमज्जा का निर्माण होता है। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 7वें महीने में उसके सभी अंग भली भांति काम करने लगते हैं। 8वें माह में वसा का जमाव होता है और 9वें माह में वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो मानव का जो गर्भकाल होता है ये 280 दिन का होता है। अब एंडोडर्म क्या है? इसके अंतर्गत बाहरी अंग बनते हैं जैसे कि बाल, नाखून, त्वचा, आँख, कान, दांत का एनेमल, ये बाहरी अंग बनते हैं, ये एंडोडर्म कहलाता है। वही मेसोडर्म परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जननांग का विकास होना, ये मेसोडर्म कहलाएगा। एक्टोडर्म यकृत, अग्नाशय जैसे अंग बन जाते हैं, वो एक्टोडर्म के अंतर्गत आते हैं। जन्म नियंत्रण विधि। जन्म नियंत्रण विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? कंडोम का उपयोग पुरुष के लिए किया जाता है। यूज ऑफ फेमिडोम्स ये फीमेल के लिए है। डायफ्राम कैप का प्रयोग भी किया जाता है। रासायनिक विधि, मुख के द्वारा खाई जाने वाली दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। IUCD विधि अर्थात इंट्रा यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्शंस डिवाइस अर्थात अंतरा गर्भाशय उपकरण अथवा कॉपर टी। अस्थायी जन्म नियंत्रण, शल्य चिकित्सीय विधि, पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी। पुरुष नसबंदी को हम वेसोक्टोमी कहा जाता और स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। समजात या समान जुड़वा, असमजात अथवा असमान जुड़वा।
समजात जैसे कि एक जैसे दिखते हैं और असमजात आसमान जुड़वा में एक जैसे नहीं होते हैं। समजात में जुड़वा बच्चों के लिंग एक समान होते हैं, लेकिन असमजात में लिंग अलग अलग हो सकते हैं। समजात अथवा समान जुड़वा में एक शुक्राणुओं के द्वारा एक अणु को निषेचित किया जाता है, जबकि असमजात या असमान जुड़वा में दो अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा दो अलग अलग अणुओं को निषेचित किया जाता है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन शरीर में बने व्यर्थ तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में बने व्यर्थ तथा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में उपापचय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कई उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और अमोनिया, यूरिया अम्ल आदि। मनुष्यों में उत्सर्जी अंग वृक्क नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ, जल की मात्रा, विषैले पदार्थ का उत्सर्जन ये वृक्क के माध्यम से होता है। नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ, जल की मात्रा और विषैले पदार्थ। यकृत अर्थात लीवर से अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन ये वृक्क अथवा लीवर से होता है। त्वचा श्वेद, जल तथा कुछ नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन भी त्वचा के माध्यम से होता है। श्वेद जल है ना, श्वेद जल और कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन ये त्वचा के माध्यम से होता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का उत्सर्जन भी फेफड़े के द्वारा होता है। आंत जो है अनपचे भोजन का उत्सर्जन, अनपचे भोजन का उत्सर्जन भी आंत के माध्यम से होता है। उत्सर्जन के प्रकार अमोनिया उत्सर्जन, नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होता है। नाइट्रोजन का जो उत्सर्जन है यह अमोनिया के रूप में होता है, जैसे जलीय जीव, मछलियाँ, उभयचर आदि। यूरिया उत्सर्जन, इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है। नाइट्रोजन का उत्सर्जन भी यूरिया के रूप में होता है। स्तनपायी में, मनुष्य में, मेढक में। और यूरिया अम्ल उत्सर्जन, इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक के रूप में होता है। किसके? यूरिक के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि सरीसृप, पक्षियों, कीटों आदि। कुछ प्रमुख जीव तथा उनके उत्सर्जी अंग, जैसे जीव का नाम उत्सर्जी अंग। अमीबा जो है यह उत्सर्जन शरीर की सतह या रिक्तका के द्वारा करता है। आर्थ्रोपोडा ये मेलिपिगियन नलिकाएं होती हैं, मेलिपिगियन नलिकाओं के माध्यम से ये उत्सर्जित करती हैं। केचुआ जो है ये उत्सर्जकीय है और फीता कृमि ज्वाला को केशिकाओं के माध्यम से करता है। मोलस्का संघ के जीव कैबर का अंग के द्वारा, झींगा हरि ग्रंथि के द्वारा, मनुष्य जो है ये किडनी के द्वारा उत्सर्जन करता है। मानव उत्सर्जी तंत्र, मानव उत्सर्जी तंत्र के मुख्य भाग हैं वृक्क, मूत्रनलिका, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, यही इसके प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। अब देख सकते हैं ये अधिवृक्क धमनियाँ और वृक्क धमनी, वृक्क है और वृक्क शिराएँ हैं और वृक्क या मूत्र नलिकाओं के माध्यम से मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग, यहाँ से इसका उत्सर्जन हो जाता है। वृक्क अथवा किडनी, वृक्क मनुष्य का वृक्क अथवा किडनी, वृक्क मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। प्रत्येक मनुष्य में इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। वृक्क अथवा किडनी, तो ये जो वृक्क जो होता है मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं और इसके प्रत्येक मनुष्यों में इसकी एक जोड़ी होती है। वृक्क लाल भूरे रंग की राजमा के समान संरचना होती है। वृक्क जो होता है इसकी संरचना लाल भूरे रंग के समान इसकी संरचना होती है। वृक्क चारों तरफ से पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी रहती है। तो वृक्क चारों तरफ से किससे घिरी होती? तो ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है और प्रत्येक वृक्क 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। अर्थात वृक्क की जो लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर,
5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का औसत भार जो होता है ये 120 से 170 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी का औसत भार 120 से 170 ग्राम होता है। और वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी भाग को मेडुला कहा जाता है। तो वृक्क के कितने भाग होते हैं? तो 2। पहला है कार्टेक्स भाग, दूसरा है मेडुला भाग। तो मेडुली शंख रूपी संरचनाओं से भरा होता है जिसे पिरामिड कहा जाता है। मेडुली जो होता है ये शंख रूपी संरचनाओं से भरा होता है जिसे पिरामिड कहा जाता है। प्रत्येक पिरामिड एक थैलीनुमा संरचना से भरा होता है जिसे वृक्क पेल्विस कहा जाता है। वृक्क पेल्विस कहा जाता। तो प्रत्येक पिरामिड एक थैलीनुमा संरचना में भरा होता है जिसे पेल्विस कहा जाता। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख लंबी महीन तथा कुंडलित संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम विक्ताणु कहा जाता है। तो देख सकते हैं कार्टेक्स, पिरामिड और मेडुला के भाग कहाँ पर हैं। नोट्स: विक्ताणुओं को हमारे उत्सर्जी तंत्र की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। विक्ताणु क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के उत्सर्जी तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। विक्ताणुओं की संरचना, तो विक्ताणुओं के संरचनाएं जो होती हैं ये 2 प्रकार से होती हैं। एक है मेलिपिगियन बॉडी और दूसरा है वृक्क नलिकाएं। ये 2 प्रकार की, पहली मेलिपिगियन बॉडी जो होती है 2 प्रकार होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बोमेन संपोर्ट। और वृक्क नलिकाएं 3 होती हैं, एक पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनेल का लूप और तीसरा है डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। विक्ताणुओं की संरचना और ग्लोमेरुलस, विक्ताणुओं की जो संरचना है ये ग्लोमेरुलस, ये केशनलियों का जाल होता है। ये केशनलियों का जाल होता जिसे अभिवाहिनी तथा अपवाही धमनियों से या धमनिका से मिलकर के बना होता है। अभिवाही धमनिका रुधिर को वृक्कों तक लेकर आती हैं तथा अपवाही धमनिका वृक्कों से रुधिर को ले जाती हैं। बोमेन संपुट क्या है? बोमेन संपुट ये दीवार की कप जैसी संरचना होती जो ग्लोमेरुलस को हर घेरे रहती हैं। ये दीवार की कप जैसी संरचना होती है जो ग्लोमेरुलस को घेर रखती हैं। वृक्क नलिकाएं: पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, हेलन का लूप, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या है? तो ये बोमेन संपुट से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। हेलन का लूप: आगे चल करके ये नलिका एक यू आकार का पास बनाती है जिसे हेलन का लूप कहा जाता है। डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका: हेलन ग्रुप आगे चल करके पुनः एक कुंडलित नलिका का निर्माण करती है जो संग्रवाहक वाहिनी में घुलती है, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। नेफ्रॉन की कार्यविधि: रक्त से उत्सर्जित पदार्थ को 2 चरणों के द्वारा हटाया जाता है। रक्त से उत्सर्जित पदार्थ को 2 चरणों के द्वारा हटाया जाता है। पहला है छानना, दूसरा है पुनरावशोषण। पहला है छानना, दूसरा है पुनरावशोषण। तो छानना, ग्लोमेरुलस में छानने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहाँ पे संपन्न होती है? तो ग्लोमेरुलस में छानने की प्रक्रिया संपन्न होती। प्रति मिनट ग्लोमेरुलस से 1 लीटर रक्त बहता है जिसमें 500 ml प्लाज्मा की मात्रा होती है। इसमें प्रति मिनट 100 ml रक्त को छाना जाता है। इसमें प्रति मिनट 100 ml रक्त को छाना जाता। उच्च दाब पर रक्त को छानने की प्रक्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। उच्च दाब पर रक्त को छानने की प्रक्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा रक्त में मौजूद जल, ग्लूकोज, खनिज, लवण इत्यादि को छान लिया जाता है। पुनरावशोषण: बोमेन संपुट में छानने के पश्चात रुधिर विभिन्न केशनलियों पीसीटी हेलन ग्रुप डीसीटी में होकर के गुजरता है।
इसमें मौजूद विभिन्न पदार्थों को पुनः छानकर रुधिर परिसंचरण तंत्र में वापस कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनरावशोषण कहलाती है। मूत्रवाहिनी। प्रत्येक विक्र से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो कि एक पेशीय नलिका है। इसके द्वारा मूत्र को विक्र पेल्विस से मूत्राशय तक लाया जाता है। मूत्राशय यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर कुछ समय के लिए मूत्र का संचय किया जाता है। मूत्रमार्ग यह एक झिल्ली युक्त नलिका होती है जिसकी सहायता से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र का रासायनिक संगठन। इसमें जल की मात्रा 95%, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। कार्बनिक पदार्थ यूरिक है और बेंजोइक अम्ल, ह्यूप्रिक अम्ल। अकार्बनिक पदार्थ में अमोनिया और खनिज आते हैं। अन्य पदार्थ जैसे दवाइयाँ। मूत्र का पीएच मान जो होता है ये 5 से 8 होता है। मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाला विटामिन सी है। ये मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाले विटामिन हैं। रक्त में यूरिया का स्तर 20 से 40 मिलीग्राम होता है और रक्त में यूरिया के स्तर के बढ़ने की स्थिति यूरेमिया कहलाती है। रक्त में यूरिया के स्तर के बढ़ने की स्थिति यूरेमिया और मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। यूरोक्रोम का निर्माण होता है लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन के द्वारा। यूरोक्रोम का निर्माण होता है। मूत्र में दुर्गंध जीवाणुओं के द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण आती है। मूत्र में दुर्गंध जो है जीवाणुओं के द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण होता है। तंत्र का तंत्र। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने और चीज़ों को याद रखने के साथ साथ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण तथा समन्वय बना कर रखता है, तंत्र का तंत्र कहलाता है। तंत्र का तंत्र कहलाता है। तंत्र का तंत्र के प्रकार। तंत्र का तंत्र जो है ये 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र और परिधीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्र का तंत्र। तो तंत्र का तंत्र क्या है? मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने चीज़ों को याद रखने के साथ साथ मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बीच नियंत्रण तथा समन्वय बना कर रखता है, वो तंत्र का तंत्र कहलाते हैं। अभी हम इसके ऊपर पढ़े हैं पुनरावशोषण मतलब कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में ऊपर पढ़े और हम इसके आगे अर्थात तंत्र का तंत्र के बारे में अगली क्लास से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में जीव विज्ञान के। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।